हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो हम लोग कल यूनिट 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 9, जो कि है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है ना या नहीं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड आफ्टरनून। ओके। हाँ, क्लास रहेगी क्योंकि 2 बजे से क्लास होनी थी आज। इस वजह से कुछ टेक्नोलॉजिकल इशू की वजह से नहीं हो पाई 2 बजे की क्लास। तो आज 8 बजे भी क्लास रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि 1 नवंबर से फिलर फॉर्म कोर्स लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम है क्रेश कोर्स फॉर यूजीसी एंड नेट, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। जेआरएफ पर फतह के नाम से एक कोर्स लॉन्च हो रहा है, जो क्रेश कोर्स है, जिसमें आपको पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट और आपका जो 10 यूनिट का रिवीजन वो सारा मिल जाएगा आपको। रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी आपको, पीडीएफ मिल जाएंगी सारी क्लासेस की। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो क्रेश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज कर सकते हैं, जिससे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पार्ट 1। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पार्ट 1। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पार्ट 1। तो इसमें सबसे पहले आता है हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या है, तकनीकी विकास का इतिहास क्या है। हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या तकनीकी विकास का इतिहास। फर्स्ट पीपल स्टार्टेड यूजिंग मसल्स एनर्जी। तो सबसे पहले लोग जो है मसल एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू किया इन्होंने। मसल एनर्जी यानी कि जहाँ पे हम लोग बुलक्स वगैरह का या बफेलो वगैरह का यूज करते हैं, तो एक तरह से मसल एनर्जी का इस्तेमाल करना पहले हम लोगों ने शुरू किया। ठीक, सबसे पहले लोगों ने मसल एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो टेक्नोलॉजी में सबसे पहले लोग जो है मसल एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू किए थे, जैसे कि बुलक्स वगैरह हो गए या बफेलो जैसे बैल या भैंस वगैरह, इन सब का इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। ठीक, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे पहले यही है कि सबसे पहले लोग मसल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अ, अपने ताकत का या मतलब बैल वगैरह या भैंस वगैरह उन सब का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मसल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो क्रोनोलॉजी भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले क्या आता है, मसल एनर्जी आती है। सबसे पहले मसल एनर्जी आती है। They used to domesticate animals and use them for agricultural work and transportation। तो वो क्या करते थे, एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे, यानी कि एनिमल को जो है वो पालते पोसते थे, उनको पालतू जानवर बना के रखते थे और उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था एग्रीकल्चरल वर्क के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक, जैसे प्लॉइंग वगैरह के लिए क्या किया जाता था, बुलक्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, सो
वो डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को, फिर उन्हीं एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे एग्रीकल्चरल वर्क के लिए, जैसे कि प्लांट और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। वे जानवरों को पालते थे और उनका उपयोग कृषि कार्य और परिवहन के लिए करते थे। तो वो जानवरों को क्या करते थे, पालते थे, जैसे कि बैल है, भैंस है, गधे हैं, खच्चर है, इन सब का इस्तेमाल, इन सबको जो है ये लोग पालते थे। घोड़े वगैरह को पाला जाता था। ठीक, इसलिए करते थे ताकि उनका उपयोग जो है वो कृषि कार्य में किया जा सके या परिवहन के लिए किया जा सके। ठीक, कृषि कार्य में किया जा सके या परिवहन के लिए किया जा सके। तो वो लोग ज़्यादातर जो जानवर पालते थे उनका इस्तेमाल इसलिए करते थे, उनका उपयोग करते थे कृषि कार्य और परिवहन के लिए करते थे। ठीक, उनका उपयोग कृषि कार्य और परिवहन के लिए करते थे। नेक्स्ट आता है फॉसिल फ्यूल। मसल के पावर के बाद फॉसिल फ्यूल आता है, जीवाश्म ईंधन आ जाता है। ठीक, तो आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखना होगा कि मसल पावर के बाद क्या आता है, फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन आ जाता है। फॉसिल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस are non-renewable resources that formed when prehistoric plant and animals died and were gradually buried by layers of rock. ठीक, तो फसिल फ्यूल जो है, हाँ, उसके बाद मसल एनर्जी के बाद फसिल फ्यूल आता है। फसिल फ्यूल क्या करता है, फसिल फ्यूल एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग, जिसमें इसमें फसिल फ्यूल में क्या 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 चीज़ें आ जाती हैं, ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये सब जो है फसिल फ्यूल में आ जाता है। ठीक, तो उसके बाद मसल पावर के बाद इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा। दैट फॉर्म व्हेन प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स डाइड एंड वर ग्रेजुअली बरीड बाय लेयर्स ऑफ रॉक। और ये फसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, ये जब जो है ये फसिल फ्यूल बनते हैं जब प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो भी प्लांट और एनिमल्स थे वो मर गए थे। ठीक, और उन्हीं को वो जब रॉक के अंदर दब जाते हैं, ठीक, उनके अंदर दफन हो जाते हैं, तो धीरे धीरे जो है ये फसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, फसिल फ्यूल कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन, जैसा कि तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस सहित जीवाश्म ऊर्जा स्रोत गैर नवीकरणीय संसाधन है जो प्रागैतिहासिक पौधों और जानवरों के मरने और धीरे धीरे चट्टान की परतों से दब जाने पर बनते हैं। तो ये जो जीवाश्म ईंधन है ये क्या है, तेल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है या जीवाश्म ऊर्जा स्रोत है, गैर नवीनीकरणीय संसाधन है, ये सब जो है जीवाश्म ईंधन के प्रकार हैं। ठीक, और ये कहाँ से मिलते हैं, जो पुराने ऐतिहासिक पीरियड में, यानी कि प्रागैतिहासिक पौधे या जानवर जो थे वो मर गए थे और वो जो है फिर चट्टान की परतों के नीचे दब जाते हैं। इस वजह से जो है अ, वो धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे वो जीवाश्म ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, तो मसल पावर के बाद लोगों ने फसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना शुरू किया। मसल ऊर्जा के बाद लोगों ने जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इसमें सबसे पहले आता है न्यूक्लियर एनर्जी, आल्सो कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको एटॉमिक एनर्जी कहा जाता है, तो फसिल फ्यूल के बाद न्यूक्लियर एनर्जी आती है। ठीक, जिसको एटॉमिक एनर्जी भी कहा जाता है। एनर्जी दैट इज रिलीज इन सिग्निफिकेंट अमाउंट इन प्रोसेस दैट अफेक्ट एटॉमिक न्यूक्लियाई। ठीक, तो एटॉमिक न्यूक्लियाई के प्रोसेस में, ठीक, एटॉमिक न्यूक्लियाई के को प्रोसेस किया जाता है। उस प्रोसेस में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में एक एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। द डेंस कोर्स ऑफ एटम्स, ठीक, तो जो डेंस कोर्स ऑफ एटम है उसके जरिए ही उसके न्यूक्लियाई पे कुछ इफेक्ट डालकर प्रोसेस किया जाता है और उस प्रोसेस के जरिए न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है। ठीक, परमाणु ऊर्जा, यानी कि फसिल फ्यूल के बाद जो है, हाँ, जीवाश्म ईंधन के बाद लोग परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, जिसे परमाणु ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक, ऊर्जा जो परमाणु नाभिक परमाणुओं के घन कोर को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण मात्रा में जारी होती है। ठीक, तो जब भी जो है जो परमाणु है उनके नाभिक, उनके परमाणुओं के घने कोर को प्रभावित करके एक ऊर्जा निकाली जाती है, और उस ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया जो है वो बहुत जटिल होती है और इससे जो है बहुत महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसी को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है।
सकता है, क्योंकि ये ऊर्जा जो है परमाणु से ही निकाली जाती है। ठीक। नेक्स्ट आता है लेंस्की 4 स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। लेंस्की ने 4 स्टेजेस दिए हैं इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के। लेंस्की की सूचना और ज्ञान के 4 चरण। तो ये 4 चरण कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन थ्रू जीन। जीन के जरिए इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, जीन के माध्यम से जानकारी ट्रांसफर होती है। ठीक। सो लेंस्कीज 4 स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में सबसे पहला आता है इंफॉर्मेशन थ्रू जीन। लेंस्की की सूचना और ज्ञान के 4 चरण में सबसे पहला आता है जीन के माध्यम से जानकारी। दूसरा आता है इंफॉर्मेशन थ्रू एक्सपीरियंस। उसके बाद जो है एक्सपीरियंस के थ्रू इंफॉर्मेशन निकलती है। तो इंफॉर्मेशन थ्रू जीन यानी कि जेनेटिक जीन के जरिए एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ठीक। उसके बाद धीरे धीरे दूसरा स्टेज जो आता है उसमें इंफॉर्मेशन थ्रू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के जरिए उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस की वजह से बहुत सारी नॉलेज भी गेन होती है। अनुभव के माध्यम से जानकारी इकट्ठा होती है, यानी कि जितना ज़्यादा अनुभव होगा उतना ज़्यादा जानकारी इकट्ठा होती है। अनुभव के माध्यम से एक तरह की एक प्रकार की जानकारी इकट्ठा होती है। ठीक। इंफॉर्मेशन यूजिंग साइन एंड लॉजिक। उसके बाद जो है जो इंफॉर्मेशन आती है तीसरे स्टेज में वो इंफॉर्मेशन यूजिंग एंड साइन एंड लॉजिक। तो साइन एंड लॉजिक के इस्तेमाल के जरिए जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो लेंस्की के तीसरे स्टेज में आता है। ठीक। साइन एंड लॉजिक के जरिए जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो लेंस्की के तीसरे स्टेज में आती है। संकेत और तर्क का उपयोग कर जो सूचना मिलती है वो लेंस्की की तीसरा स्टेज माना जाता है। ठीक। संकेत और तर्क का उपयोग करके जो सूचना मिलती है वो लेंस्की का तीसरा चरण है। क्रिएट और चौथा चरण क्या है, चौथा स्टेज क्या है? क्रिएटेड सिंबल्स। तो सिंबल्स को बनाना, डेवलप लैंग्वेज और लैंग्वेज को डेवलप होना, और फिर नॉलेज, और फिर उससे नॉलेज का डेवलपमेंट होगा। ठीक। तो ये चौथा स्टेज है। यहाँ पे जो है सिंबल क्रिएट होते हैं, नॉलेज लैंग्वेज डेवलप होती है और नॉलेज डेवलप होती है। ठीक। प्रतीक बनाया, उसके बाद जो है प्रतीक बनाया गया। फिर भाषा और ज्ञान का विकास किया गया, भाषा और ज्ञान का विकास किया गया। तो ये 4 स्टेजेस हैं लेंस्की के, ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से स्टेजेस हैं। इंफॉर्मेशन थ्रू जीन, इंफॉर्मेशन थ्रू एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन यूजिंग साइन एंड लॉजिक, क्रिएटेड सिंबल्स, डेवलप लैंग्वेज एंड नॉलेज। ठीक। जीन के माध्यम से जानकारी, अनुभव के माध्यम से जानकारी, संकेत और तर्क का उपयोग कर सूचना, प्रतीक बनाया, भाषा और ज्ञान का विकास किया। ठीक। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं लेंस्की के 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। 4 स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक। 4 स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। लेंस्की की सूचना और ज्ञान के 4 चरण। तो ये 4 चरण आपको याद होने चाहिए कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का विकास कैसे। जर्मन गोल्डस्मिथ जोहानिस गुटेनबर्ग is credited with inventing the printing press around 1436। सो ये क्रेडिट जो है प्रिंटिंग प्रेस के डेवलपमेंट का यानी कि इन्वेंशन का क्रेडिट किसके पास जाता है? जोहानिस गुटेनबर्ग के पास जाता है, जिन्होंने डेवलप किया था इसको प्रिंटिंग प्रेस को 1436 में इन्वेंट किया। ठीक। और ये क्या थे? जर्मन गोल्डस्मिथ थे, जर्मन गोल्डस्मिथ थे। ठीक। प्रिंटिंग प्रेस का विकास, जर्मन सुनार जॉन्स गुटेनबर्ग को 1436 के आसपास प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये श्रेय दिया जाता है किसको? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है जोहानिस गुटेनबर्ग को दिया जाता है। और इन्होंने 1436 में इसका आविष्कार किया था, उसके आसपास ही इसका आविष्कार किया था, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जोहानिसबर्ग ने किया था 1436 में। ठीक। और इन्हीं को माना जाता है कि इन्होंने ही
प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। गुड आफ्टरनून। फर्स्टली प्रिंटेड 2000 कॉपीज ऑफ बाइबल। तो सबसे पहले जो है बाइबल की कॉपी की गई थी, 200 कॉपी सबसे पहले प्रिंट की गई थी बाइबल। ठीक, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बुक जो है जो प्रिंट की गई थी प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से, वो कौन सी थी? इससे पहले लोग हाथों से लिखा करते थे। ठीक, तो सबसे पहले 200 कॉपी बाइबल की लिखी गई थी। ठीक, सबसे पहले बाइबल की 200 प्रतियां छपवाई गई। तो प्रिंटिंग प्रेस के जरिए सबसे पहले बाइबल की ही 200 प्रतियां छपवाई गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। प्रिंटिंग प्रेस के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है जो कि है 1760। औद्योगिक क्रांति 1760। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन begins in Great Britain in the 70s and 1700s and 1800s and was a time of significant innovation। ठीक, तो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पे हुआ? ग्रेट ब्रिटेन में हुआ, जहाँ पे 1700 से 1800 के बीच में ये हुआ था। और ये ऐसा टाइम था जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहे थे, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहे थे, उसी टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 1760 में। और ये कहाँ पे हुआ था? ये ग्रेट ब्रिटेन में हुआ। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन began in Great Britain in the 70s, 1700s and 1800s and was a time of significant innovation। और एक ऐसा टाइम था, significant innovation का टाइम था। ठीक, हाँ, आज नया यूनिट स्टार्ट हुआ है और आज हम लोगों की क्लास भी 3 बजे से ही स्टार्ट हुई है, तो अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। औद्योगिक क्रांति जो 1760 में हुई, पहली औद्योगिक क्रांति 1700 और 1800 के दशक में ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई? ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई 1700 से 1800 के बीच में, यानी कि अगर आप एग्जैक्ट ईयर निकालें तो वो 1760। ठीक, और ये महत्वपूर्ण नवाचार का समय था। और ये ऐसा समय था, यानी कि 1700 और 1800 ये ऐसा समय था जहाँ पे बहुत ज़्यादा नवाचार हो रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण नवाचार हो रहे थे। नई नई चीज़ों का विकास हो रहा था, नई नई चीज़ें विकसित की जा रही थी। ठीक, The American Industrial Revolution followed in the late 19th century and was an engine of economic growth in the US। अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? फॉलोड इन द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और ये इंजन माना जाता है यूएस में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो आप क्या समझे इससे? इसका मतलब ये है कि यूएस में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से यूएस में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ा और यूएस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था वो 19th सेंचुरी में आया। 19वीं सदी के अंत में अमेरिकी औद्योगिक क्रांति हुई और ये यूएस में आर्थिक विकास का इंजन था। तो जो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति आई थी वो 1760 में आई थी, 1700 से 1800 के बीच में आई थी। लेकिन जो अमेरिका में औद्योगिक क्रांति आई थी वो 19वीं सदी में। और ये माना जाता है कि जो यूएस का आर्थिक विकास है उसका इंजन माना जाता है इस औद्योगिक क्रांति को। ठीक, सो औद्योगिक क्रांति ने यूएस में बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास किया, इसीलिए आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है औद्योगिक क्रांति। ठीक, औद्योगिक क्रांति को इसीलिए यूएस का आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है। The Industrial Revolution led to invention that included the assembly line, telegraph, steam engine, sewing machine, and internal combustion engine। ठीक, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे इन्वेंशन हुए। ठीक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे इन्वेंशन हुए, जैसे कि असेंबली लाइन, टेलीग्राफ, स्टीम इंजन, सेविंग मशीन एंड इंटरनल कंबंशन इंजन। ये सारी चीज़ें जो है डेवलप हुई, किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही डेवलप हुई। औद्योगिक क्रांति ने ऐसे आविष्कारों को जन्म दिया जिसमें असेंबली लाइन, टेलीग्राफ, स्टीम इंजन, सिलाई मशीन और आंतरिक दहन इंजन शामिल थे। तो औद्योगिक क्रांति ने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया। औद्योगिक क्रांति की वजह से बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ, जैसे कि असेंबली लाइन, टेलीग्राफ, स्टीम इंजन,
सिलाई मशीन और आंतरिक दहन, ये सब जो है आंतरिक दहन इंजन, ये सारी चीजें शामिल हैं। ठीक। इन सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1860 टेलीग्राम, रेल नेटवर्क एंड सेवेज सिस्टम डेवलप। और सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, जो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 1860 में। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 और सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1860 में स्टार्ट हुआ। इसमें कौन कौन सी चीजें डेवलप हुई थी? टेलीग्राम, रेल नेटवर्क एंड सेवेज सिस्टम डेवलप हुआ था। ठीक। तो ये भी याद रखिएगा कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ था और उसमें क्या क्या चीजें डेवलप हुई थी, और सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ था और इसमें क्या क्या चीजें डेवलप हुई थी। सो इन सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1850 टेलीग्राम, रेल नेटवर्क एंड सर्विस सिस्टम हैज डेवलप्ड। दूसरी औद्योगिक क्रांति जो कि 1860 में हुई, तो पहली औद्योगिक क्रांति 1760 में हुई, दूसरी औद्योगिक क्रांति 1860 में हुई, जिसमें टेलीग्राम, रेल नेटवर्क और सीवेज सिस्टम का विकास हुआ। ठीक। तो इसमें टेलीग्राम, रेल नेटवर्क और सीवेज सिस्टम का विकास हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहली औद्योगिक क्रांति में किन किन चीज़ों का विकास हुआ था और दूसरी औद्योगिक क्रांति में किन किन चीज़ों का विकास हुआ। तो पहली में क्या क्या हुआ था मैंने पढ़ाया अभी। ठीक है, इसमें क्या क्या? असेंबली लाइन है, टेलीग्राफ है, स्टीम इंजन है, सिलाई मशीन है, आंतरिक दहन इंजन है, ये सारी चीज़ें शामिल है। और दूसरी औद्योगिक क्रांति में टेलीग्राम, टेलीग्राफ नहीं है यहाँ पे, टेलीग्राम है। ठीक है, टेलीग्राम, रेल नेटवर्क और सीवेज सिस्टम, ये सारी चीजें दूसरी औद्योगिक क्रांति का हिस्सा है। नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज यूज बाय द फर्स्ट टाइम बाय कार्ल एरकी, a Hungarian engineer in 1990। तो बायोटेक्नोलॉजी का वर्ड जो है, ये पहली बार किसने स्टार्ट किया था? इस टर्म का पहली बार इस्तेमाल किसने किया था? कार्ल एरकी ने किया था, जो एक हंगेरियन इंजीनियर। और कब किया था? 1919 में किया। तो पहली बार बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कार्ल एरकी द्वारा 1919 में किया गया था। कार्ल एरकी जो है वो एक हंगेरियन इंजीनियर, ठीक, इन्होंने ही पहली बार बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया। जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग पहली बार 1919 में हंगरी के एक इंजीनियर कार्ल एरकी द्वारा किया गया। तो पहली बार जो है जैव औद्योगिकी शब्द का इस्तेमाल एक हंगेरियन इंजीनियर थे, उन्होंने ही किया था 1919 में। ठीक, जिसका नाम था कार्ल एरकी, और इन्होंने ही पहली बार जैव औद्योगिकी शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक, तो पहली बार इन्होंने ही जैव औद्योगिकी शब्द का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बायोकॉम। बायोकॉम क्या है? द फर्स्ट इंडियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी टू बी established was Biocon, which was founded by Kiran Mazumdar Shaw in 1978। ठीक, तो पहली बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो इंडिया में कौन सी बनी? उसका नाम था बायोकॉन। ठीक, तो पहली बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो है इंडिया में बायोकॉन बनी। ये आपके फर्स्ट पेपर से भी रिलेटेड है, फर्स्ट पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, द फर्स्ट इंडियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी टू बी एस्टेब्लिश वाज बायोकॉन। तो पहली जो इंडियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी एस्टेब्लिश हुई उसका नाम था बायोकॉन। और इसको किसने बनाया था? विच वाज फाउंडेड बाय किरण मजमूदार शॉ इन 1978। किरण मजमूदार शॉ ने बनाया था इसको 1978 में। ठीक, बायोकॉन क्या है? स्थापित होने वाली पहली भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी बायोकॉन। तो भारत में पहली जो जैव प्रौद्योगिकी कंपनी बनी वो कौन सी थी? बायोकॉन। ठीक, और ये 1978 में बनी, जिसकी स्थापना 1978 में किरण मजमूदार शॉ ने की थी। जिसकी स्थापना किसने किया था? किरण मजमूदार शॉ ने किया था, 1978 में किया। ठीक, किरण मजमूदार शॉ ने किया था और 1978 में किया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल कम्युनिटी का, आभासी समुदाय। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मे और मे नॉट मीट वन अनदर फेस टू फेस।
वर्चुअल कम्युनिटी क्या होती है? वर्चुअल क्या होती है? हम देखते हैं कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें जो है होती हैं। वर्चुअली हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं। वर्चुअली मतलब फिजिकल तौर पे हम नहीं मिलते हैं, लेकिन वर्चुअल तौर पे इंटरनेट वगैरह पे जो मिलते हैं उसको वर्चुअली कहा जाता है। तो वर्चुअल कम्युनिटी क्या है? आभासी समुदाय क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मे और मे नॉट मीट वन अनदर फेस टू फेस। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो हो सकता है एक दूसरे से मिलते हों या ना मिलते हों। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो हो सकता है एक दूसरे से मिलते हों या ना मिलते हों, who can exchange words and ideas through the medium of digital network। जो डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने वर्ड्स, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, ऐसी कम्युनिटीज को, ऐसे ग्रुप्स ऑफ पीपल को क्या कहा जाता है? वर्चुअल कम्युनिटी कहा जाता है। A group of people who may or may not meet one another face to face, who exchange words and ideas through the mediation of digital network। जो डिजिटल नेटवर्क के ज़रिए जो है क्या करते हैं? अपने आइडियाज़ को, अपने वर्ड्स को शेयर करते हैं। हो सकता है कि वो आपस में फिज़िकली एक-दूसरे से फ़ेस टू फ़ेस मिलते हों या नहीं मिलते हों। ठीक, तो इसमें मिलना या नहीं मिलना ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो वर्चुअल कम्युनिटी यही है। अगर आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके अपने आइडियाज़, अपने वर्ड को एक्सचेंज करते हैं एक-दूसरे से, लेकिन ये आप दोनों जो है एक-दूसरे से कभी फ़ेस टू फ़ेस मिले नहीं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को वर्चुअल कम्युनिटी कहा जाता है, आभासी समुदाय कहा जाता है। आभासी समुदाय क्या है? लोगों का एक ऐसा समूह जो एक-दूसरे से आमने-सामने मिल भी सकते हैं और नहीं। जो एक-दूसरे से आमने-सामने मिल भी सकते हैं, नहीं भी, यानी कि मिलना ज़रूरी नहीं है। और वो डिजिटल नेटवर्क की मध्यस्थता के माध्यम से शब्दों और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, और वो डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करके, डिजिटल नेटवर्क का माध्यम इस्तेमाल करके क्या करते हैं? अपने विचारों का, अपने शब्दों का आदान-प्रदान करते हैं अपने ग्रुप में। तो ऐसे लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? आभासी समुदाय कहा जाता है। ऐसे लोगों के समूह को आभासी समुदाय कहा जाता है। ठीक, ऐसे लोगों के समूह को आभासी समुदाय कहा जाता है। लोगों का एक ऐसा समूह जो एक-दूसरे से आमने-सामने मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, यानी कि मिलना ज़रूरी नहीं है, आमने-सामने मिलना ज़रूरी नहीं है। और जो डिजिटल नेटवर्क की मध्यस्थता के माध्यम से शब्दों और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, ऐसे लोगों को ही, ऐसे लोगों के ग्रुप को ही, ऐसे लोगों के समूह को ही आभासी समुदाय कहा जाता है। ठीक, तो ऐसे लोगों के समूह को ही आभासी समुदाय कहा जाता है। The first use of the term virtual community appeared in an article by Jean Youngblood, written in 1984 but published in 1986 about Electronic Cafe 1984। तो पहला टर्म जो वर्चुअल कम्युनिटी का था, वो एक आर्टिकल में लिखा गया था, एक आर्टिकल में देखा गया था। पहली बार वर्चुअल कम्युनिटी का जो वर्ड है वो एक आर्टिकल में लिखा गया था। किसने लिखा था? जीन यंग ब्लड ने लिखा था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो जीन यंग ब्लड ने पहली बार वर्चुअल कम्युनिटी का इस्तेमाल किया था। ठीक, इस वर्ड का, इस टर्म का इस्तेमाल किया था। और इनकी एक बुक थी, उसमें ही इन्होंने किया था। वो बुक का नाम क्या था? द इलेक्ट्रॉनिक कैफे। इलेक्ट्रॉनिक कैफे उनकी बुक का नाम था। उसी में ही उन्होंने वर्चुअल कम्युनिटी का इस्तेमाल किया था। जीन यंगब्लड ने एक बुक लिखा था जो 1984 में तो लिखी गई थी, लेकिन वो पब्लिश हो पाई थी 1986 में, यानी कि 1986 में, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक कैफे। इसी इलेक्ट्रॉनिक कैफे में जीन यंगब्लड ने वर्चुअल कम्युनिटी का टर्म जो है पहली बार इस्तेमाल किया। आभासी समुदाय शब्द का पहला प्रयोग जीन यंगब्लड द्वारा 1984 में लिखे गए एक लेख में दिखाई दिया, लेकिन 1986 में इलेक्ट्रॉनिक कैफे के बारे में प्रकाशित हुआ। ठीक, सो जीन यंगब्लड की एक बुक थी, एक पुस्तक थी जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक कैफे, जो लिखी तो गई थी 1984 में, लेकिन ये पब्लिश हो पाई 1986 में। और इस बुक को कौन लिखा था? ये बुक का नाम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कैफे। इस बुक का नाम था इलेक्ट्रॉनिक कैफे, जिसमें जीन यंगब्लड क्या करते हैं कि एक ऐसे समुदाय की स्टडी करते हैं, एक ऐसे आभासी समुदाय शब्द का अध्ययन करते हैं। ये समझ लीजिए कि आभासी समुदाय शब्द का इस्तेमाल जो किया था पहली बार, वो जीन यंगब्लड ने किया था अपनी पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक कैफे, जो 1984 में लिखी गई थी, लेकिन 1986 में इसको प्रकाशित किया जा सका। ठीक, 1984 में लिखी गई थी, लेकिन 1986 में इसको प्रकाशित किया जा सका।
आता है कम्युनिटी विदाउट propinquity. Community without propinquity, coined by the urban planner Melvin Weber in 1963. कम्युनिटी विदाउट propinquity, कम्युनिटी विदाउट propinquity, ये जो टर्म है इसको पॉइंट किया था मेलविन वेबर ने इन 1963 में किया। 1963 में शहरी योजनाकार मेलविन वेबर द्वारा गढ़ा गया प्रजाति के बिना समुदाय। तो प्रजाति के बिना समुदाय एक ऐसा शब्द है, इसको गढ़ा गया था किसके द्वारा? मेलविन वेबर के द्वारा गढ़ा गया था। किस लिए गढ़ा गया था? शहरी योजनाकार। ये क्या थे? शहरी योजनाकार थे और इन्होंने ही इस शब्द को गढ़ा था, इस सिद्धांत को गढ़ा था कि प्रजाति के बिना समुदाय होते हैं। ठीक, और ये 1963 में गढ़ा। ठीक, तो आपसे अगर पूछता है प्रजाति के बिना समुदाय ये किसका है, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं मेलविन वेबर। कम्युनिटी विदाउट propinquity अगर आपसे पूछता है तो आप मेलविन वेबर को टिक कर सकते हैं। ठीक, The Virtual Community is a 1993 book about virtual communities by Howard Ringgold. सो वर्चुअल कम्युनिटी और किसने इस्तेमाल किया है अपनी बुक पे? वर्चुअल कम्युनिटीज के बारे में हावर्ड रिंगोल्ड ने भी वर्चुअल कम्युनिटी का इस्तेमाल किया। द वर्चुअल कम्युनिटी, देखिए दो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। एक तो क्या है? वर्चुअल कम्युनिटी है। अगर सिर्फ वर्चुअल कम्युनिटी पूछता है तो जीन यंगब्लड का। ठीक, अगर सिर्फ वर्चुअल कम्युनिटी के बारे में पूछता है कि वर्चुअल कम्युनिटी वर्ड सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, ये टर्म सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, तो ये जीन यंगब्लड का है और इलेक्ट्रॉनिक कैफे उनकी बुक है। ठीक, अगर जो है आभासी समुदाय के बारे में सिर्फ पूछता है तो ये जीन यंगब्लड की है, इलेक्ट्रॉनिक कैफे उनकी पुस्तक है। ठीक, लेकिन अगर द वर्चुअल कम्युनिटी दा लग जाता है तो ये जो है किसका हो जाएगा? ये हावर्ड रिंगोल्ड का हो जाएगा। द वर्चुअल कम्युनिटी बुक जो है वो हावर्ड रिंगोल्ड की। इसमें जो है हावर्ड रिंगोल्ड ने ही द वर्चुअल कम्युनिटी के बारे में बात की है। तो द वर्चुअल कम्युनिटी एक बुक है जो किसने लिखा था? हावर्ड रिंगोल्ड ने लिखा था। द वर्चुअल कम्युनिटी 1993 में हावर्ड रिंगोल्ड द्वारा आभासी समुदाय के बारे में एक किताब है। तो ये किसके बारे में थी? वर्चुअल कम्युनिटीज के बारे में। ठीक, जो आभासी समुदाय के बारे में ये एक किताब है जिसको लिखा गया था हावर्ड रिंगोल्ड द्वारा। द वर्चुअल कम्युनिटीज का नाम है, 1993 में लिखी गई। ठीक, और ये टर्म सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था अगर ये पूछा जाता है तो ये जीन यंगब्लड। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है लेकिन आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। As well as Benedict Anderson's Imagine Communities. बेनेडिक्ट एंडरसन ने इमेजिन कम्युनिटीज का वर्ड इस्तेमाल किया था, इमेजिन कम्युनिटीज का टर्म इस्तेमाल किया था इन 1983। तब किया था? 1983 में किया था। वर्चुअल कम्युनिटी कहते हैं जहां पे लोग जो है एक दूसरे के साथ, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मे और मे नॉट मीट वन अनदर फेस टू फेस नहीं मिलते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ वर्ड और आइडियाज को शेयर करते हैं डिजिटल नेटवर्क के जरिए। जैसे इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम क्या है? एक वर्चुअल कम्युनिटी है। फेसबुक क्या है? वर्चुअल कम्युनिटी है जहाँ हम फेस टू फेस लोगों से नहीं मिलते हैं लेकिन वो हमारे फ्रेंड्स हैं। ठीक, हम उनके साथ वर्ड्स और आइडियाज शेयर करते हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये सब बेस्ट एग्जांपल हैं वर्चुअल कम्युनिटीज। ठीक, आभासी समुदाय के बेस्ट एग्जांपल हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक, व्हाट्सएप भी है। ठीक, यहाँ पे हम फेस टू फेस एक दूसरे से नहीं मिलते हैं लेकिन अपने आइडियाज और वर्ड्स को शेयर करते हैं किसके माध्यम से? डिजिटल माध्यम से। इसीलिए इसको वर्चुअल कम्युनिटी कहा गया। और बेनेडिक्ट एंडरसन ने इमेजिन कम्युनिटीज का वर्ड इस्तेमाल किया है इन 1983। 1983 में इन्होंने इमेजिन कम्युनिटीज का इस्तेमाल किया है। ठीक, डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, इसी में इमेजिन कम्युनिटीज में ही इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे टेक्नोलॉजीज, अलग अलग टेक्नोलॉजीज की वजह से, सच एज नेशनल न्यूज़पेपर जैसे कि
national newspaper contributed to the development of national and regional consciousness among early nation states. तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने इमेजिंग कम्युनिटीज में डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे नेशनल न्यूज़पेपर है, ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन के डेवलपमेंट में या रीजनल कॉन्शियसनेस डेवलप करने में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं जो अर्ली नेशन स्टेट हैं उसमें। ठीक है, तो अर्ली नेशन स्टेट में कैसे रीजनल कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, कैसे नेशनल फीलिंग डेवलप होती है। ठीक, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने स्टडी किया है कि कैसे टेक्नोलॉजी इसमें कंट्रीब्यूट करती है, जिसका नाम उन्होंने दिया है इमेजिंग कम्युनिटीज 1983। साथ ही 1983 में बेनेडिक्ट एंडरसन की इमेजिंग कम्युनिटीज ने बताया कि कैसे विभिन्न तकनीकों जैसे कि राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने प्रारंभिक राष्ट्र राज्यों के बीच राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चेतना के विकास में योगदान दिया। तो 1983 में बेनेडिक्ट एंडरसन ने इमेजिंग कम्युनिटीज में ये बताया। इमेजिंग कम्युनिटीज एक टर्म है, उसमें इन्होंने बताया, एक मतलब बुक भी है उनकी, बेनेडिक्ट एंडरसन की इमेजिंग कम्युनिटीज उनकी बुक है। उसमें इन्होंने बताया कि कैसे जो अलग अलग तकनीक हैं, जैसा कि एक तकनीक का एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि राष्ट्रीय समाचार पत्र है, वो कैसे राष्ट्र के राज्यों और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चेतना के विकास में योगदान देते हैं। उनके योगदान के अध्ययन को ही इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है, इसके बारे में बताया है इमेजिंग कम्युनिटीज, ठीक, जो 1983 में उन्होंने किया। यस, तो इमेजिंग कम्युनिटीज ने बताया कि कैसे विभिन्न तकनीकों जैसे कि राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने प्रारंभिक राष्ट्र राज्यों के बीच राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चेतना के विकास में योगदान किया। हाँ, नेक्स्ट आता है कम्युनिटी लिबरेटेड। तो ये सारे कम्युनिटी के वर्ड्स हैं, ठीक है, मैंने इसको एक साथ जोड़ दिया है इस वजह से क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अलग अलग थिंकर ने इसकी बात किया है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना होगा। कम्युनिटी लिबरेटेड है, इमेजिंग कम्युनिटी है, कम्युनिटी विदाउट प्रोपेंटिविटी, ये सब किसका है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, सो इमेजिंग कम्युनिटी एंड बेनेडिक्ट एंडरसन का है। ठीक, और द वर्चुअल कम्युनिटी ये बुक है, ये हार्वर्ड रेंगोल्ड की है। ठीक, कम्युनिटी विदाउट प्रोपेंटिविटी ये मेल्विन वेबर की है। ठीक, और सिर्फ कम्युनिटी टर्म जो है वो वर्चुअल कम्युनिटी टर्म जो है वो जीन यंग ब्लड ने दिया था, जिसने एक बुक लिखी थी इलेक्ट्रॉनिक कैफे। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आता है कम्युनिटी लिबरेटेड। कम्युनिटी लिबरेटेड टर्म्स किसने दिया था, एनालाइज्ड बाई Barry Wallman in 1979 began the modern era of thinking about non-local community। कम्युनिटी लिबरेटेड क्या है, ये एनालाइज करता है बाई बैरी वॉलमन इन 1979। तो इमेजिन कम्युनिटीज किसने दिया था, बैरी वेलमैन ने दिया था। ठीक, 1979 में यहीं से शुरू होता है बिगिन द मॉडर्न इरा ऑफ थिंकिंग अबाउट नॉन लोकल कम्युनिटीज। यहीं से शुरुआत होती है नॉन लोकल कम्युनिटीज की के बारे में सोचना। नॉन लोकल यानी कि ऐसी कम्युनिटी जिसकी कोई टेरिटरी नहीं होती। ठीक, उसके बारे में स्टडी करने के लिए इन्होंने एक वर्ड दिया था कम्युनिटी लिबरेटेड। बैरी वेलमैन ने एक वर्ड दिया था कम्युनिटी लिबरेटेड। तो आपको पता होना चाहिए कम्युनिटी लिबरेटेड जो है वो रिलेटेड है बैरी वेलमैन से। 1989 में बैरी वेलमैन द्वारा विश्लेषण किया गया समुदाय मुक्त। ठीक, तो इन्होंने समुदाय मुक्त का एक विश्लेषण दिया था बैरी वेलमैन ने 1989 में। इसमें ये क्या बताते हैं, गैर स्थानीय समुदाय के बारे में सोचने का आधुनिक युग शुरू हुआ था। तो यहीं से गैर स्थानीय समुदाय के बारे में सोचने का आधुनिक युग शुरू हुआ था। हम क्या पढ़े हैं, कम्युनिटी का बेसिक फीचर क्या होता है, टेरिटरी होना जरूरी है, एक स्थान होना जरूरी है। ठीक, लेकिन यहीं से जो है ऐसी कम्युनिटीज के बारे में सोचा जाने लगा जहाँ पे स्थान नहीं है, क्योंकि वर्चुअल कम्युनिटी का कोई स्थान नहीं होता है। फेसबुक क्या है, एक वर्चुअल कम्युनिटी है, उसका कोई स्थान नहीं है, कोई टेरिटरी नहीं है। जबकि हमने पढ़ा है कि कम्युनिटी का फीचर ही है कि उसकी टेरिटरी होना जरूरी है। ठीक, तो बैरी वेलमैन ने जब समुदाय मुक्त की बात की, वहीं से जो है आधुनिक युग में जो समुदाय हैं उनके बारे में सोचना स्टार्ट हुआ। ठीक, सोचने की शुरुआत हुई। ठीक,
जहाँ पे स्थानीय समुदाय नहीं होते, गैर स्थानीय समुदाय के बारे में यहाँ सोचना स्टार्ट करें। ठीक, नेक्स्ट आता है द टर्म साइबर स्पेस। साइबर स्पेस टर्म किसने दिया था? वॉज फर्स्ट यूज बाय द अमेरिकन कैनेडियन ऑथर विलियम जिप्सन इन 1982। विलियम जिप्सन ने ही सबसे पहले साइबर स्पेस का वर्ड इस्तेमाल किया था। साइबर स्पेस का टर्म सबसे पहले विलियम जिप्सन ने इस्तेमाल किया था। कब किया था? 1982 में किया था। ठीक, 1982 में किया था। हाँ, मैं हिंट ही देता हूँ। पूरा जो क्लासेस होती हैं वो इसी बेस पे तो होती हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं, वो हिंट के बेस पे ही होता है। ठीक है, बाकी मैंने बताया कि आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक क्लास हम लोग इसी पे करेंगे। चाहे हम लोग गूगल मीट कर लेंगे, चाहे क्लास कर लेंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ कर लेंगे, जिससे आपको किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक, मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ना है। जैसे अभी मैंने बोला है कि अभी आप जो है अक्टूबर तक पूरा पीडीएफ पढ़िए, और जो भी आपको जो भी टर्म्स नहीं पता है वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़िए, अभी क्वेश्चन मत करिए आप। ठीक, फिर नवंबर में हम लोग क्वेश्चन और रिवीजन सारी चीज़ें करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी हिंट देता रहता हूँ मैं। और भी अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछते रहिए। ठीक, तो साइबर स्पेस टर्म का कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। साइबर स्पेस टर्म किसने दिया था? तो ये विलियम जिप्सन ने दिया था। 1982 में सबसे पहले इन्होंने इस्तेमाल किया था ये टर्म, साइबर स्पेस। ठीक, इन अ स्टोरी पब्लिश इन ओमनी मैगजीन। तो एक स्टोरी इन्होंने लिखा था, उसी स्टोरी में इन्होंने साइबर स्पेस टर्म का इस्तेमाल किया था। ओमनी मैगजीन के नाम से एक मैगजीन निकलती है, इसी में ही इन्होंने एक अपनी स्टोरी लिखी थी। उस स्टोरी में इन्होंने साइबर स्पेस टर्म का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें भी इन्होंने साइबर स्पेस टर्म का इस्तेमाल किया। ठीक, एंड देन हिज बुक न्यूरोमैंसर। तो इनकी बुक का नाम क्या था? विलियम जिप्सन की बुक का नाम क्या था? न्यूरोमैंसर। न्यूरोमैंसर से भी कई कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको साइबर स्पेस भी याद रखना है और न्यूरोमैंसर भी याद रखना है। तो साइबर स्पेस टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले विलियम जिप्सन ने किया था अपनी बुक, अपनी स्टोरी में। ठीक, सबसे पहले स्टोरी में किया था, ओमनी मैगजीन में किया था। ओमनी मैगजीन एक मैगजीन है, उसी में एक स्टोरी छपी थी इनकी, विलियम जैक्सन की। ठीक, उसमें ही इन्होंने सबसे पहले साइबर स्पेस टर्म का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था न्यूरोमैंसर। इसमें भी इन्होंने साइबर स्पेस टर्म का इस्तेमाल किया। ठीक, तो न्यूरोमैंसर बुक भी याद रखना है और साइबर स्पेस भी याद रखना है। साइबर स्पेस शब्द का पहली बार इस्तेमाल अमेरिकी कनाडाई लेखक, तो ये अमेरिकी कनाडाई लेखक थे। ठीक, विलियम जिप्सन इनका नाम था। 1982 में इन्होंने ही सबसे पहले साइबर स्पेस शब्द का इस्तेमाल किया था। और ये जो है उन्होंने कहाँ पे इस्तेमाल किया था? ओमनी पत्रिका एक आता है, उस पत्रिका में इनकी एक कहानी प्रकाशित हुई थी। उस कहानी में ही इन्होंने साइबर स्पेस शब्द का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था न्यूरोमैंसर। न्यूरोमैंसर है ये, ठीक है, न्यूरोमांसर नहीं है, न्यूरोमैंसर है ये। ठीक, न्यूरोमैंसर इनकी एक बुक है, उसमें भी इन्होंने साइबर स्पेस टर्म का इस्तेमाल किया। ठीक, तो साइबर स्पेस विलियम जिप्सन। ठीक, न्यूरोमैंसर विलियम जिप्सन। ठीक, साइबर स्पेस विलियम जिप्सन और न्यूरोमैंसर विलियम जिप्सन, ये सारी दोनों टर्म्स जो है, दोनों एक बुक है, एक टर्म्स है, दोनों रिलेटेड है विलियम जिप्सन। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चेंजिंग नोशन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ये थोड़ा लंबा है तो हम लोग 8 बजे इसको करेंगे। बाकी आपको कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। तो इस टाइम पे हम लोगों ने साइबर स्पेस, न्यूरोमैंसर, एक कम्युनिटी लिबरेटेड जो कि है बेरी वेलमैन का, ठीक, इमेजिन कम्युनिटी बेनेडिक्ट एंडरसन का है, ठीक, द वर्चुअल कम्युनिटी बुक है हार्वर्ड हावर्ड और इंगोल्ड की, ठीक, कम्युनिटी विदाउट प्रोपेंटिविटी मेलविन वेबर का है। ठीक, और वर्चुअल कम्युनिटी वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? जीन यंग ब्लड ने किया था अपनी एक बुक इलेक्ट्रॉनिक कैफे में।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर बार क्वेश्चन जो है एक ना एक क्वेश्चन इन सारी चीज़ों से पूछे जाते हैं। कम्युनिटीज़ से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं अलग-अलग, उनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अभी। ठीक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, एक लेंसकीज फोर स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, न्यूक्लियर एनर्जी, फसिल फ्यूल। ठीक, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। कोई भी क्वेश्चन है और आपका तो कर सकते हैं। हम्म, देखिए, यूनिट वन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। 40% जो क्वेश्चन है वो यूनिट वन से ही है, क्योंकि देखिए बाकी यूनिट्स जो है ना वो उन्हीं थिंकर से रिलेटेड है। फिर आप आ जाइए यूनिट 7, 8, 9 नहीं, बल्कि यूनिट 7 और 8 और 9, इन तीनों यूनिट से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक। तो बाकी जो 20% है वो इसी से कवर होते हैं। तो 40% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूनिट वन से पूछे जाते हैं। 20% जो है वो 7, 8, 9 से पूछे जाते हैं। बाकी 20% क्वेश्चन बाकी यूनिट से पूछे जाते हैं। ठीक। तो इसीलिए थोड़ा सा यूनिट 9 आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इन सारे आप जब पीवाईक्यू करेंगे ना तो उसमें पता भी चलेगा आपको कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक। हाँ, सही है, क्योंकि देखिए मैं भी पहले यही बात बोला था आपको कि यूनिट वन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हम लोग यूनिट वन बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं। पूरा 1.5 महीना लगता है यूनिट वन पढ़ने में हम लोगों को। तो यूनिट वन से लगभग 40 to 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी 7, 8, 9 से क्वेश्चन 20% पूछे जाते हैं और बाकी 20% बाकी यूनिट से पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अब ये जो इमेजिन कम्युनिटीज है, वर्चुअल कम्युनिटी है, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कैफे से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक। क्योंकि ये टर्म्स जो है ना दोनों आपके अगर मतलब फर्स्ट पेपर में भी नहीं मिलते हैं तो सेकंड पेपर में मिल जाते हैं। ये तीनों यूनिट 7, 8, 9 जो है ये 7 नहीं है, 8 और 9, यानी कि इंडस्ट्री और सोसाइटी जो है और ये साइंस टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, ये जो है हाँ, फर्स्ट पेपर से मिलती-जुलती हैं, इसीलिए या तो आपका फर्स्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन या सेकंड पेपर में भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। तो ये आपके लिए आसानी होती है। सोशियोलॉजी वालों के लिए ये एक आसानी है कि तकरीबन 3 यूनिट आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, ठीक, और एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी है, ठीक, ये तीनों यूनिट्स जो है ये फर्स्ट पेपर से ही रिलेटेड है। तो आप फर्स्ट पेपर में आप जो पढ़ते हैं वही आपको सेकंड पेपर में भी पढ़ना होता है। तो ये आसानी नहीं है। ठीक। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि 3 यूनिट पूरी मिलती-जुलती। एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, ये पूरा एनवायरनमेंट एक यूनिट है अ, आपका फर्स्ट पेपर में। फिर साइंस टेक्नोलॉजी ये भी पूरा यूनिट है आपके फर्स्ट पेपर में। ठीक। ऐसे ही एक पूरी यूनिट है रिसर्च मेथोडोलॉजी, फर्स्ट पेपर में भी है, आपके सेकंड पेपर में भी है। तो ये तीनों यूनिट मिलती-जुलती है आपके फर्स्ट पेपर से और सेकंड पेपर से। तो ये आसानी है सोशियोलॉजी वालों के लिए कि पूरी 3 यूनिट मिलती है। बाकी जो पेपर हैं, सेकंड पेपर है, उसमें सिर्फ एक यूनिट मिलती है, वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक। बाकी सब्जेक्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी मैच खाती है, लेकिन इसमें 3 यूनिट, सोशियोलॉजी में 3 यूनिट फर्स्ट पेपर से मिलती-जुलती है। हाँ, आईसीटी के भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग सेकंड पेपर में पढ़ते हैं, वो फर्स्ट पेपर में भी आता है। ठीक। फर्स्ट पेपर में आईसीटी भी एक यूनिट है, लेकिन सेकंड पेपर में हम लोग आईसीटी कुछ टर्म्स वगैरह पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पूरी यूनिट नहीं है आईसीटी से रिलेटेड, लेकिन फिर भी। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो फर्स्ट पेपर से मिलते जुलते हैं। इसीलिए आप अगर सेकंड पेपर भी बहुत ध्यान से पढ़ें
तो आपका फर्स्ट पेपर भी उसके साथ होता है। ठीक। जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमने जितने भी मतलब रिसर्च के बारे में जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, आपने वो फर्स्ट पेपर में भी पढ़ा हो। ठीक। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। 8 बजे हम लोग क्लास लेंगे, 1 घंटे की क्लास और होगी 8 बजे। ठीक। ओके, ठीक है, लीव करते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। हाँ, रिवीजन में करेंगे हम लोग। आप लोग टेंशन मत लीजिए, रिवीजन में सारी यूनिट्स हम लोग करेंगे, सिर्फ रिसर्च नहीं, सारी यूनिट्स का रिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक। 1 डे 1 यूनिट कॉन्सेप्ट से हम लोग 1 डे 1 यूनिट के हिसाब से हम लोग 10 दिन में पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक। उसमें क्या होगा, हम लोग सिर्फ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक दिन में आप पूरी यूनिट तो कर नहीं सकते। रिवीजन में हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट करेंगे बस। ठीक। तो रिसर्च का आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो फिर से पढ़ाया जाएगा। रिवीजन में हम लोग कवर करेंगे उसको। हाँ, बहुत स्पीड से नहीं करेंगे फिर टाइम कैसे बचेगा आपका। 6 दिसंबर से पेपर होना है, तो 6 नहीं 7 8 में तो आपका पेपर हो ही जाएगा। तो अगर हम लोग 10 दिन में रिवीजन करते हैं, बाकी डेज हम लोग के पास 20 दिन बचेंगे पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट के लिए। तो थोड़ा फास्ट तो करना पड़ेगा। समझ में आएगा आपको, टेंशन मत लीजिए, वो इस तरह से हम लोग मतलब उसको हाँ मैनेज करेंगे कि उसमें आपको समझ में आए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर लीव कर